कच्ची सड़कें, नीम और बरगद के पुराने पेड़ और शाम के वक्त मंदिरों से आती घंटियों की आवाजें। लेकिन इस बाहरी शांति के भीतर गांव की अपनी एक अलग दुनिया थी, जहां जमीन, इज्जत और पुरानी रंजिशों के दाव पेच हर रोज खेले जाते थे। इसी गांव के एक किनारे पर दीनानाथ का छोटा सा घर था। दीनानाथ की उम्र 60 के करीब थी, लेकिन मेहनत मजदूरी ने उनके शरीर को समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, जो उनके जीवन के कठिन संघर्षों की गवाही देता था। दीनानाथ के पास पुरखों की छोड़ी हुई थोड़ी सी जमीन थी, मुश्किल से 3 बीघा। यही जमीन उनके और उनके परिवार के जीने का एकमात्र सहारा थी। उनका परिवार छोटा और संतोषी था। पत्नी सावित्री, जो नाम की ही तरह पतिव्रता और धैर्यवान थी, और 2 बेटे विजय और अजय। बड़ा बेटा विजय अभी 25 साल का था और खेती में पिता का हाथ बटाता था। छोटा बेटा अजय शहर के पास एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। दीनानाथ चाहते थे कि उनका कम से कम एक बेटा पत्र लिखकर कुछ बड़ा करे, ताकि उसे इस कड़ी धूप और मिट्टी में जिंदगी न गुजारनी पड़े। दीनानाथ का स्वभाव गांव के बाकी लोगों से थोड़ा अलग था। वो कम बोलते थे और ज्यादा सुनते थे। शाम को काम खत्म करने के बाद वो गांव की चौपाल पर बैठकर गपशप करने की बजाय अपने घर के आंगन में बैठकर रामायण या गीता का पाठ करना पसंद करते थे। सावित्री अक्सर उनसे कहती थी कि आप इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमारे दिन क्यों नहीं फिरते? दीनानाथ मुस्कुराकर कहते कि सावित्री, दिन तो सबके फिरते हैं, बस बारी का इंतजार करना पड़ता है। भगवान हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जिसके हम लायक होते हैं और जो हमारे लिए सही समय पर सही होता है। लेकिन पीपलपुर गांव में हर कोई दीनानाथ जैसा नहीं था। गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी, जो ठाकुर विक्रम सिंह की थी। विक्रम सिंह गांव का सबसे अमीर और रसूखदार आदमी था। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी, ट्रैक्टर थे, गाड़ियां थी और सबसे बढ़कर उसके पास थी सत्ता की ताकत। विक्रम सिंह का मानना था कि दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक वो जो राज करते हैं और दूसरे वो जो जी हुजूरी करते हैं। उसे न तो भगवान का डर था और न ही कानून का। उसके लिए पैसा ही धर्म था और ताकत ही भगवान। विक्रम सिंह का एक बेटा था, रंजीत। रंजीत अपने पिता की परछाई था। शहर की हवा उसे ऐसी लगी थी कि उसे गांव के गरीब किसान और मजदूर इंसान कम और जानवर ज्यादा लगते थे। वो अपनी तेज रफ्तार जीप से जब गांव की गलियों से गुजरता तो लोग डर के मारे रास्ते से हट जाते थे। दीनानाथ की मुसीबत की वजह उनकी वही 3 बीघा जमीन थी। ये जमीन विक्रम सिंह के फार्म बिल्कुल सटी हुई थी। विक्रम सिंह अपने फार्म हाउस को बढ़ाकर वहां एक बड़ा वेयरहाउस यानी गोदाम बनाना चाहता था, ताकि वो सरकारी अनाज को वहां स्टोर कर सके और काला बाजारी कर सके। लेकिन दीनानाथ की जमीन उसके इस प्लान के बीच में एक रोड़े की तरह अटकी हुई थी। विक्रम सिंह को अपनी जमीन का विस्तार करने के लिए दीनानाथ के उस खेत की सख्त जरूरत थी। शुरुआत में विक्रम सिंह ने सीधे तरीके से बात की। उसने अपने मुंशी गिरधारी को दीनानाथ के पास भेजा। गिरधारी, जो गांव का सबसे चालाक आदमी माना जाता था, मुंह में पान दबाए दीनानाथ के घर पहुंचा। दीनानाथ उस समय अपने बैलों को चारा डाल रहे थे। गिरधारी ने मीठी आवाज में कहा कि दीनानाथ काका, राम राम। ठाकुर साहब ने याद किया है, तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया प्रस्ताव है। तुम अपनी ये जमीन ठाकुर साहब को दे दो, बदले में वे तुम्हें गांव के बाहर वाली बंजर जमीन का 2 गुना हिस्सा देंगे और ऊपर से नकद पैसे भी। सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। बेटे की पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाएगा और बुढ़ापा भी आराम से कटेगा। दीनानाथ ने गिरधारी की बात ध्यान से सुनी। एक पल के लिए उनके मन में आया कि शायद ये सौदा बुरा नहीं है। पैसों की तंगी तो हमेशा रहती ही है। लेकिन फिर उन्हें अपने पिता की आखिरी बात याद आ गई। मरते वक्त उनके पिता ने कहा था कि दीनानाथ, ये जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, ये हमारी माँ है। इसने हमारी कई पीढ़ियों का पेट भरा है। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, इसे बेचना मत। दीनानाथ ने गिरधारी के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि गिरधारी भाई, ठाकुर साहब का बड़पन है कि उन्होंने मेरे बारे में सोचा, लेकिन आप उनसे कह देना कि मैं ये जमीन नहीं बेच सकता।
ये मेरे पुरखों की निशानी है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन अपनी मां का सौदा नहीं कर सकता। गिरधारी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने थूकते हुए कहा कि काका, तुम शायद समझ नहीं रहे हो। ठाकुर विक्रम सिंह जिससे मांगते हैं उसे देना ही पड़ता है। खुशी से दोगे तो कीमत मिलेगी, वरना जमीन भी जाएगी और हाथ कुछ नहीं लगेगा। ये धमकी थी, साफ और सीधी, लेकिन दीनानाथ अपनी बात पर अटल रहे। उन्होंने कहा कि जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा। मैं किसी के डर से अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। गिरधारी पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। हवेली पहुंचकर उसने विक्रम सिंह को बढ़ा चढ़ाकर बताया कि उस दीनानाथ ने आपकी बेइज्जती की है। उसने कहा कि ठाकुर के पैसों में दम नहीं है। विक्रम सिंह का अहंकार फन फैलाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा कि एक दो कौड़ी के किसान की इतनी हिम्मत, अब मैं उसे खरीदूंगा नहीं, अब मैं उसे उजाड़ूंगा। यहीं से शुरू हुआ वो संघर्ष जो सिर्फ एक जमीन के टुकड़े का नहीं, बल्कि स्वाभिमान और अहंकार की लड़ाई बन गया। विक्रम सिंह ने सबसे पहले गांव में दीनानाथ का हुक्का पानी बंद करवाने की कोशिश की। उसने गांव के दुकानदार से कह दिया कि दीनानाथ को उधार राशन न दिया जाए। उसने गांव के कुएं पर सावित्री को पानी भरने से भी टोकने की कोशिश करवाई, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग अभी भी दीनानाथ की इज्जत करते थे। इसलिए विक्रम सिंह की ये चाल पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाई। फिर विक्रम सिंह ने कानून का सहारा लिया, लेकिन गलत तरीके से। उसने तहसील में बैठे अपने पहचान के बाबू और पटवारी को पैसे खिलाकर दीनानाथ की जमीन के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। हमारे देश में जमीनी विवादों का एक बड़ा कारण यह भी है कि पुराने रिकॉर्ड सही तरीके से अपडेट नहीं होते। विक्रम सिंह ने इसी खामी का फायदा उठाया। उसने पटवारी से कहकर खसरा और खतौनी में कुछ ऐसे बदलाव करवा दिए जिससे ये साबित हो सके कि दीनानाथ की जमीन का एक बड़ा हिस्सा असल में ग्राम समाज की जमीन है, जिस पर दीनानाथ ने अवैध कब्जा कर रखा है। एक दोपहर जब दीनानाथ और विजय खेत में काम कर रहे थे, वहां एक सरकारी जीप आकर रुकी। जीप से नायब तहसीलदार और पटवारी उतरे। उनके साथ दो पुलिस वाले भी थे। दीनानाथ ने घबराते हुए हाथ जोड़े और पूछा कि क्या बात है साहब, पुलिस क्यों आई है? पटवारी ने एक सरकारी कागज, जिसे नोटिस कहते हैं, दीनानाथ के हाथ में थमा दिया और रूखेपन से बोला कि दीनानाथ, तुम्हें इस जमीन को खाली करना होगा। जांच में पता चला है कि ये जमीन तुम्हारी नहीं है। तुम पिछले 20 साल से सरकारी जमीन पर खेती कर रहे हो। सरकार अब इस जमीन को वापस ले रही है। दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका सिर चकराने लगा। उन्होंने कांपते हुए कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं पटवारी जी? मेरे पास इस जमीन का बैनामा है, मेरे दादाजी के समय के कागज है। हम सालों से लगान भर रहे हैं। ये जमीन सरकारी कैसे हो सकती है? विजय ने भी आगे बढ़कर कहा कि ये सरासर झूठ है। ये विक्रम सिंह की चाल है। आप लोग मिले हुए हैं। पुलिस वाले ने विजय को धक्का दिया और डंडा दिखाते हुए चुप रहने को कहा। तहसीलदार ने कहा कि जो कहना है कोर्ट में कहना। अभी ये नोटिस लो और 15 दिन के अंदर जमीन खाली करो, वरना बुलडोजर चल जाएगा। सरकारी मुलाजिम चले गए, लेकिन दीनानाथ के घर में मातम छोड़ गए। सावित्री ने जब ये सुना तो वो वहीं चौखट पर बैठकर रोने लगी। उसे अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। दीनानाथ ने उसे संभाला, लेकिन अंदर से वो खुद टूट चुके थे। वो जानते थे कि एक गरीब आदमी के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना कितना मुश्किल होता है। ये एक ऐसा दलदल है जहां इंसान की उम्र बीत जाती है, लेकिन फैसला नहीं आता। शाम को घर में चूल्हा नहीं जला। अजय भी कॉलेज से आ गया था। तीनों बाप बेटे आंगन में खामोश बैठे थे। विजय का खून खौल रहा था। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा कि पिताजी, हम कोर्ट नहीं जाएंगे। कोर्ट में सिर्फ तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं। मैं उस विक्रम सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं उसे भी बर्बाद कर दूंगा। दीनानाथ ने विजय का हाथ पकड़ लिया और सख्ती से कहा कि खबरदार, जो ऐसी बात मुंह से निकाली। हिंसा कमजोरों का हथियार होता है बेटा। अगर हम भी वही करेंगे जो वो कर रहा है, तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? हम लड़ेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। हम लड़ेंगे
अपनी सच्चाई के दम पर। विजय ने झल्लाते हुए कहा कि कौन सी सच्चाई पिताजी, इस कलयुग में सच की कोई कीमत नहीं है। आप देखते नहीं, पूरा सिस्टम बिका हुआ है, पटवारी बिका हुआ है, पुलिस बिकी हुई है। आपकी गीता और रामायण यहाँ काम नहीं आएगी। यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। दीनानाथ ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उन्होंने कहा कि बेटा, गीता ये नहीं सिखाती कि अन्याय सह लो। गीता सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े रहो, लेकिन फल की चिंता किए बिना। मुझे विश्वास है कि मेरे घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होगी। अगले दिन से दीनानाथ की एक नई दिनचर्या शुरू हुई। खेत की बजाय अब उनका ठिकाना शहर की कचहरी बन गया। उन्होंने अपनी जमा पूंजी, जो उन्होंने अजय की आगे की पढ़ाई और विजय की शादी के लिए जोड़ रखी थी, उसे निकाला और एक वकील किया। वकील ने पहले तो बहुत उम्मीदें बंधाई कि ये केस बहुत मजबूत है, हमारे पास सारे पुराने कागज हैं, हम आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन जैसे ही विक्रम सिंह के वकीलों ने दाव पेंच शुरू किए, दीनानाथ का वकील भी ढीला पड़ने लगा। तारीख पर तारीख पड़ने लगी। हर तारीख पर जाने का किराया, वकील की फीस, मुशी का खर्चा, ये सब एक गरीब किसान की कमर तोड़ने के लिए काफी था। गांव में भी माहौल बदलने लगा था। जो लोग कल तक दीनानाथ के साथ सहानुभूति रखते थे, अब विक्रम सिंह के डर से उनसे कतराने लगे थे। विक्रम सिंह ने गांव में मुनादी करवा दी थी कि जो कोई दीनानाथ की मदद करेगा, उसे ठाकुर का दुश्मन माना जाएगा। डर इंसान को कायर बना देता है। लोग दीनानाथ को देखकर रास्ता बदल लेते, दुकान वाले उधार देने से मना कर देते। दीनानाथ समाज में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। दीनानाथ के कच्चे घर की छत टपक रही थी। सावित्री और बच्चे बर्तनों में पानी इकट्ठा कर रहे थे ताकि घर में कीचड़ न हो। दीनानाथ खिड़की से बाहर घने अंधेरे को देख रहे थे। बिजली कड़की और रोशनी में उन्हें अपने खेत दिखाई दिए, जो अब पुलिस के पहरे में थे। उस जमीन पर अब विक्रम सिंह के ट्रैक्टर खड़े थे। दीनानाथ की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन ईश्वर से पूछा कि हे प्रभु, क्या यही मेरी भक्ति का फल है? मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर मेरे बुढ़ापे में ये परीक्षा क्यों? क्या मेरा विश्वास गलत था? क्या सच में इस दुनिया में न्याय नहीं है? तभी सावित्री उनके पास आई। उसने दीनानाथ के कंधे पर हाथ रखा। दीनानाथ ने मुड़कर देखा। सावित्री की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने कहा कि जी, आप ही तो कहते थे कि जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तो समझ लेना चाहिए कि सवेरा करीब है। ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। अगर हम आज टूट गए तो हमारे बच्चे क्या सीखेंगे? वे सीखेंगे कि सच्चाई हार जाती है। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। हम अपना सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन अपनी हिम्मत नहीं। दीनानाथ ने सावित्री के हाथ को अपने हाथों में लिया। उस स्पर्श ने उन्हें वो ऊर्जा दी जो शायद हजारों शब्दों से नहीं मिल सकती थी। उन्होंने आंसू पोंछे और कहा कि तुम सही कह रही हो सावित्री, मैं कमजोर पड़ गया था, लेकिन अब नहीं। ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। और जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं ये लड़ाई लड़ता रहूंगा। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं अपने सत्य को नहीं छोड़ूंगा। बाहर बारिश और तेज हो गई थी, लेकिन दीनानाथ के अंदर का तूफान अब शांत हो चुका था। उन्होंने एक संकल्प ले लिया था, संघर्ष का, धैर्य का और विश्वास का। उन्हें नहीं पता था कि आने वाला वक्त और भी ज्यादा कठिन होने वाला है। उन्हें और भी ज्यादा दर्द सहना होगा, लेकिन उन्होंने अपना पहला कदम बढ़ा दिया था उस रास्ते पर जो बहुत कठिन था, लेकिन जो सीधे ईश्वर के घर तक जाता था, जहां देर हो सकती थी पर अंधेर नहीं। दीनानाथ के घर के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे थे। जो आंगन कभी बच्चों की हंसी और सावित्री की चूड़ियों की खनक से गूंजता था, अब वहां एक मनहूस सन्नाटा पसरा रहता था। घर की दीवारों पर जमी काई और उखड़ा हुआ प्लास्टर उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा था। खाने के लिए अनाज का एक एक दाना कीमती हो गया था। अजय शहर से जो थोड़े बहुत पैसे ट्यूशन पढ़ाकर या छोटी मोटी नौकरी करके लाता, उसी से घर का चूल्हा जलता, लेकिन वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के समान था। विजय दिन भर काम की तलाश में इधर उधर भटकता।
लेकिन विक्रम सिंह के डर से गांव का कोई भी आदमी उसे काम देने को तैयार नहीं था। विक्रम सिंह ने गांव में अघोषित नाकाबंदी करने के आधार पर कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। दीनानाथ की जमीन के सारे असली कागजात सही पाए गए और कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रशासन तुरंत प्रभाव से दीनानाथ को उनकी जमीन का कब्जा वापस दिलाए। इतना ही नहीं, कोर्ट ने विक्रम सिंह पर भारी जुर्माना लगाया और आदेश दिया कि जिन जिन किसानों की जमीनें हड़पी गई थी उन्हें हर्जाने के साथ वापस की जाए। पटवारी, तहसीलदार और विक्रम सिंह को धोखाधड़ी और षड्यंत्र के आरोप में 7 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई। फैसले के दिन कचहरी के बाहर पूरा गांव जमा था। जब दीनानाथ हाथ में कोर्ट का ऑर्डर लेकर बाहर आए तो विजय और अजय ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। ढोल नगाड़े बजने लगे, गुलाल उड़ने लगा। सावित्री की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। वकीलों और पत्रकारों ने दीनानाथ को घेर लिया। दीनानाथ ने आसमान की तरफ हाथ जोड़कर सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद किया और कहा, ये मेरी जीत नहीं है, ये सत्य की जीत है। ये उस विश्वास की जीत है कि अगर आप सही हैं तो देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। जमीन वापस मिलने के बाद दीनानाथ ने सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी को माथे से लगाया और उसे चूमा। उन्होंने उसी जमीन पर एक छोटा सा हवन करवाया। जिस खेत को बंजर और विवादित मान लिया गया था, वहां विजय और अजय ने फिर से हल चलाया। बैलों की नई जोड़ी आई, जिनका नाम उन्होंने न्याय और धर्म रखा। उधर जेल में विक्रम सिंह एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान बन चुका था। जेल की तन्हाई, पुत्र का दुख और दीनानाथ की दयालुता ने उसके अहंकार को भस्म कर दिया था। वो जेल में दिन रात पश्चाताप की आग में जलता रहता। उसने जेल की लाइब्रेरी से रामायण और गीता मंगवाई और उन्हें पढ़ना शुरू किया। उसे समझ आया कि उसने जीवन भर जिसे शक्ति समझा, वो असल में उसकी दुर्बलता थी। उसने जेल में ही अन्य कैदियों को पढ़ाना और सुधारना शुरू कर दिया। जेलर भी उसके इस परिवर्तन से हैरान था। समय बीतता गया। 3 साल बाद विक्रम सिंह को अच्छे आचरण के कारण समय से पहले रिहाई, पैरोल मिल गई।